हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज के कुछ एमसीक्यूज एंड दिस लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ आवर कैप फ्री ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैप एग्जाम के जो हैं उनके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नॉमिनेशन बाय अ डिपॉजिटर इन अ बैंक? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग नॉमिनेशन बाय अ डिपॉजिटर इन अ bank? Nomination is made only with a view to ensure that the estate of the deceased is protected until such time the legal representatives of the deceased can take appropriate steps towards succeeding to such estate। तो बोल रहे कि नॉमिनेशन जो है वो इसीलिए की जाती है कि जो भी पर्सन मर चुका है उसके एस्टेट का ख्याल रखने के लिए कोई हो, जब तक कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके जो है अपने एस्टेट को क्लेम नहीं कर लेते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अ डिपॉजिटर इज एम्पावर्ड बाय सेक्शन 45ZA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू नॉमिनेट वन पर्सन एज अ नॉमिनी। तो बिल्कुल सही है, जो डिपॉजिटर है वो एक पर्सन को नॉमिनी बना सकता है अपना, कि आफ्टर डेथ ये पर्सन उसका अकाउंट संभालेगा। थर्ड इज, द नॉमिनेशन में हाउएवर बी वेरीड और कैंसल्ड एट एनी टाइम बाय द डिपॉजिटर। ये भी बिल्कुल सही है। एक बार नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसे वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये सारी सही है। माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी, ये स्टेटमेंट गलत है। जो माइनर है वो भी नॉमिनी बन सकता है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो डिपॉजिटर हैं या जॉइंट अकाउंट में मल्टीपल डिपॉजिटर्स होते हैं, उनके पास पावर है कि वो अपने अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनेट कर सके। जॉइंट अकाउंट जो होता है उसमें भी, चाहे सिंगल डिपॉजिटर, सब में नॉमिनेशन का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है। एंड नॉमिनी वुड बी द पर्सन जिसके पास डिपॉजिटर के सारे राइट्स होंगे, एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स ऑफ डिपॉजिटर एंड टू हुम द अमाउंट कंप्राइजिंग ऑफ डिपॉजिट वुड बी रिटर्न इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ सोल डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर की डेथ के बाद वो पैसा किसको मिल जाता है? नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, माइनर को भी बना सकते हो, नॉमिनेशन चेंज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो भी पर्सन माइनर ही है और जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो गई है। तो माइनर के साथ कोई और पर्सन भी अपॉइंटेड होना चाहिए है कि जब तक वो पर्सन माइनर है तब तक उस पैसे का कोई और ख्याल रख सके। और जब पेमेंट देता है बैंक डिपॉजिटर की डेथ के बाद नॉमिनी को, तो वो बैंक की ड्यूटी का वैलिड डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब लीगल एयर का जो राइट है उस पैसे को लेके जो नॉमिनी के पास है, उस क्लेम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना क्लेम जो है वो ले सकता है नॉमिनी से, लेकिन बैंक जो है नॉमिनी को पैसे दे के अपनी ड्यूटी जो है वो खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर आर 3 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। गलत, 2 ही पार्टीज होती है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। तो 2 ही पार्टीज होती हैं, 3 नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, यहाँ पे 2 ही होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जितने भी हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के। क्योंकि इंडेमनिटी में क्या है, आपको उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाता है लॉस से पहले वाली पोजीशन में, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी आपको पुरानी वाली पोजीशन में नहीं ला सकता, बिकॉज अ पर्सन हैज़ डाइड। तो उस इंश्योरेंस को छोड़ के लाइफ इंश्योरेंस को बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं इंश्योरेंस के। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। In a contract of indemnity, the promisee is the indemnifier, the promisee is the indemnity holder, the promiser is the indemnifier। जो प्रॉमिस करता है मैं तुम्हारे लॉस को पूरा करूंगा वो इंडेमनिफायर होता है। ठीक है, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है प्रॉमिसी, वो इंडेमनिटी होल्डर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? बी है। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, कि आपके जो लॉस है उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। एंड यहाँ पे प्रॉमिसर या इंडेमनिफायर होता है जो प्रॉमिस करता है, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है लॉस की भरपाई का वो प्रॉमिसी या इंडेमनिटी होल्डर होता है। और इसमें लॉस की भरपाई की बात की जाती है। सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, पास स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। तो लो स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, पास स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट्स। इस तरीके से आप अपनी एसेट्स को
डिवाइड करते हो, कैटेगराइज करते हो, तो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 2, 4 एंड 5। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होती है बैंक के लिए, जो उसे कमा के देना बंद कर देती है, जिसपे इंटरेस्ट की या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट आनी बंद हो जाए। तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप उसे कैटेगराइज करते हो। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, सारी पेमेंट्स आ रही हैं, तब तो स्टैंडर्ड एसेट्स होती हैं। फिर 90 दिन हो जाएं और पेमेंट नहीं आ रही है इंश्योरेंस की, जो इंटरेस्ट की या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की जो बैंक ने लोन्स दिए हैं, तो फिर वो पहले सब स्टैंडर्ड बनती है, फिर डाउटफुल बनती है और फिर वो लॉस एसेट बन जाती है। ठीक है, तो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस इशू की हैं उसी के हिसाब से इन एसेट्स को कैटेगराइज किया जाता है। बैंक अपनी मर्जी से किसी भी एसेट को सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस नहीं डिक्लेयर कर सकता है। आरबीआई की रेगुलेशंस के हिसाब से ही सब कुछ होता है। अगला है, अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स इज नॉट मेंटेनेबल। कौन सी कंप्लेंट्स वो नहीं लेंगे आपसे आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर? कमर्शियल जजमेंट, कमर्शियल डिसीजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी। तो जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जो बैंक्स हैं जो ऑम्बड्समैन स्कीम के अंडर आते हैं, उनकी कोई कमर्शियल डिसीजन है, उसमें आरबीआई ऑम्बड्समैन कुछ नहीं कर सकता, उसकी आप कंप्लेंट जाके नहीं कर सकते हो। ग्रीवेंसेस नॉट एड्रेस टू द ऑम्बड्समैन डायरेक्टली, आपने किसी और को एड्रेस करा है एप्लीकेशन, तो वहां पे ऑम्बड्समैन कहेगा कि मुझे तो आपने एड्रेस ही नहीं किया है ये ग्रीवेंस, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये भी नॉट मेंटेनेबल ही है। डिस्प्यूट्स बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज, एक बैंक का दूसरे बैंक से या एनबीएफसी से झगड़ा है, उसमें ऑम्बड्समैन कुछ नहीं करेगा। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, वहां ऑम्बड्समैन आता है, तो यहाँ पे भी नहीं करेगा कुछ भी। डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, अगर मैं बैंक में काम करती हूँ या आप लोग बैंक में काम करते हैं, आपको अपने मैनेजर से प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ऑम्बड्समैन नहीं देखेगा। तो नॉट मेंटेनेबल पूछा है, तो ये सारी नॉट मेंटेनेबल है। कंप्लेंट ऑफ अमाउंट लेस देन 1000, चाहे 1000 क्यों, चाहे 10 रुपए की कंप्लेंट हो, ऑम्बड्समैन लेगा। पैसा मैटर नहीं करता है ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर कि कितने की कंप्लेंट है। तो पांचवें को छोड़ के ऑल एक्सेप्ट 5 आपकी नॉट मेंटेनेबल कंप्लेंट्स हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमने पढ़ी हैं, उसके अलावा भी अगर वेंडर की रेगुलेटेड एंटिटी से कोई कॉन्ट्रैक्ट को रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, बैंक ने अपना कुछ काम आउटसोर्स किया हुआ है, उनकी आपस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑम्बड्समैन के पास नहीं जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्टली ऑम्बड्समैन को आपने एड्रेस नहीं किया, आपको बैंक की मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, वो चीज़ें ऑम्बड्समैन एड्रेस नहीं करता है। जो चीज़ को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, वो फिर ऑम्बड्समैन के पास चीज़ें जाती भी नहीं है। अमाउंट कहीं पे भी मैटर नहीं करता है ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अंडर कंपनीज एक्ट। एन अनरजिस्टर्ड चार्ज वुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय आईबीसी। तो ये बिल्कुल सही है। अनरजिस्टर्ड है अगर आपका चार्ज, तो वहां पे लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर वो लिक्विडेटर आपके क्लेम को कंसिडर ही नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। व्हेन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज कैरिड आउट बाय अ पर्टिकुलर क्रेडिटर आफ्टर विच इट is found that there is subsisting earlier charge which has not been registered, in such circumstances the creditor whose charge is registered shall have priority over charge over the asset of the company as compared to the creditor whose charge has not been registered even though the charge was created earlier। तो मान लो कि एक क्रेडिटर है, वो चार्ज रजिस्टर करवाता है और उस टाइम उसको पता लगता है कि पहले भी इस एसेट पे चार्ज था लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो जिसने बाद में आके रजिस्टर कराया उसका क्लेम पहले वैलिड होगा, जिसने रजिस्टर नहीं कराया उसका क्लेम फिर पीछे रह जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अ कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ एनी पेमेंट सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज। तो जब भी कोई पेमेंट सेटल हो जाती है तो चार्ज हट जाता है, एसेट पर से चार्ज हट जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है, 14 डेज नहीं है, तो ये वाला गलत है। तो करेक्ट हमारे पास है A, 1 एंड 2 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनरजिस्टर्ड चार्ज होता है वो लिक्विडेटर उसको अकाउंट में नहीं लेता है, विच मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी जब बंद हो रही है, लिक्विडेटर विल इग्नोर द चार्ज। जो अनरजिस्टर्ड चार्जेस हैं एसेट पे किसी ने क्लेम किया है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा। ओके, और उसके बाद इन केस द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, द चार्ज होल्डर में अप्लाई फॉर फाइलिंग ऑफ चार्ज इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और
अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया है तो चार्ज होल्डर जो है वो प्रिस्क्राइब मैनर में उस चार्ज को रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, कंपनी को नोटिस देने के बाद। और जब भी कोई पेमेंट सेटलमेंट हो जाती है तो क्रेडिटर का चार्ज खत्म हो गया आपकी एसेट से, तो कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर ये बात बतानी होती है रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो send a mail at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.